हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मेडिकोमेडी जी। आज हम लोग बात करेंगे रेस्पायरेशन के बारे में। ठीक है, आज हम देखेंगे फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पायरेशन। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम ऐसे और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाते रहें। चलिए अब शुरू करते हैं हम रेस्पायरेशन के बारे में। ठीक है, रेस्पायरेशन इट इज़ द प्रोसेस एक्सचेंज ऑफ द गैसेस इन द बॉडी कॉल्ड रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन क्या होता है? बॉडी में जो गैसेस एक्सचेंज होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रेस्पायरेशन बोलते हैं। और इट इज़ मूवमेंट ऑफ द ऑक्सीजन फ्रॉम द आउटसाइड इन्वायरमेंट टू द सेल एंड द रिमूवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द इन्वायरमेंट। इसके कहने का मतलब ये है कि जो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में है वो बॉडी में आ गया, इंटर कर गया, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इन्वायरमेंट में चला गया। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको भी हम रेस्पायरेशन ही बोलेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे फेज ऑफ रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन कितने फेजों में होता है? रेस्पायरेशन कंसिस्ट टू फेज। रेस्पायरेशन दो फेज में होगा। पहला एक्सटर्नल रेस्पायरेशन और इंटरनल रेस्पायरेशन। ठीक है, ये दो फेज में होगा। दोनों को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। ठीक, पहले देखते हैं हम एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड ब्लड इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। एक्सटर्नल रेस्पायरेशन हम उसे बोलेंगे जो लंग्स और ब्लड के बीच में गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल रेस्पायरेशन बोलेंगे। ठीक है, यानी कि इन्वायरमेंट से लंग्स में आया और लंग्स से कहाँ गया? इन्वायरमेंट में चला गया, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। ठीक है, उसमें क्या क्या चेंज होगा? ऑक्सीजन एक्सचेंज होगा और CO2 एक्सचेंज होगा। ठीक, देखेंगे अब हम इंटरनल रेस्पायरेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। यानी ब्लड और सेल के, यानी जो एल्वेलाई होता है और कैपिलरी होता है, वहाँ पे जब चेंज होता है, वहाँ से जाके ब्लड में जाता है ऑक्सीजन, और जब सेल को, जहाँ पे सेल को नीड होता है ऑक्सीजन को, वहाँ पे जो चेंज होता है उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरनल रेस्पायरेशन बोलेंगे। ठीक है, अब वो वहाँ कहाँ कहाँ होता है? वो लंग्स में होता है, टिश्यू लेवल पे होगा, लंग्स में भी होगा, CO2 होगा। ठीक है, जैसे जो हमारे वेन में CO2 है वो कहाँ गया? लंग्स में गया, वेन के थ्रू। ठीक है, वेन में गया, वेन से कहाँ गया? लंग्स में गया। ठीक है, लंग्स से कहाँ गया? बाहर गया। इसको हम क्या बोल देंगे? इंटरनल रेस्पायरेशन बोलेंगे। ओके, अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन के बारे में। इसमें किस किस चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट होती है। पहले इसमें हम देखेंगे ब्रीथिंग मैकेनिज्म क्या होती है। दूसरा देखेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक, कि गैस का कैसे एक्सचेंज होता है और ब्रीथिंग का मैकेनिज्म क्या होता है। ठीक है, इससे पहले हम जानेंगे कि ब्रीथिंग होता क्या है, हम ब्रीथिंग को क्या बोलेंगे। ठीक है, तो द प्रोसेस इन विच एयर मूव इन एंड आउट ऑफ द लंग इज नोन एज ब्रीथिंग। जिस प्रोसेस में जो एयर है वो लंग्स में इंटर करे और आउट हो, मतलब रिमूव हो, उसको हम क्या बोलेंगे? ब्रीथिंग करेंगे। यानी लंग्स में एयर आया, ऑक्सीजन का एंट्री हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गया, उसको हम क्या बोल देंगे? ब्रीथिंग बोलेंगे। ठीक है, अब देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग कि ब्रीथिंग कैसे कैसे होता है। एक एक पॉइंट करके हम इसको डिस्कस करेंगे। द ब्रीथिंग मैकेनिज्म इन्वॉल्व टू प्रोसेस। ये भी दो प्रोसेस से होता है। पहला इंस्पायरेशन, दूसरा एक्सपायरेशन। ठीक है, यहाँ भी दो पॉइंट हो गए, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। अब देखेंगे सबसे पहले इसमें हम इंस्पायरेशन। ठीक है, इंस्पायरेशन को हम और क्या बोल देंगे? इनहेलेशन। यानी कि जो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है उसको हम क्या किए? इनहेल किए। ठीक है, उसको हम बोल देंगे इंस्पायरेशन और इनहेलेशन, दोनों सेम ही बात है। द प्रोसेस इन विच एयर मूव इनसाइड द लंग्स। ये कहना चाह रहा है कि जो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है वो कहाँ आ गया? लंग्स में आ गया, उसको हम क्या बोलेंगे? इंस्पायरेशन बोलेंगे। ठीक है, इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस बिकॉज इट इज रिक्वायर एनर्जी। ये जो होता है इंस्पायरेशन जो होता है वो एक एक्टिव प्रोसेस होता है। इस एक्टिव प्रोसेस इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कौन कौन से मसल इसमें इन्वॉल्व होते हैं। मसल ऑफ इंस्पायरेशन, इसमें भी दो कैटेगरी है, प्राइमरी इंस्पायरेटरी मसल और एसेसरी एक्सपायरेटरी मसल।
तो प्राइमरी इंस्पायरेटरी मसल जो होता है वो होता है डायफ्राम, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, दो इसमें हो गया, प्राइमरी मसल दो हो गए, एक तो डायफ्राम हो गया, दूसरा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। अब एसेसरी इंस्पायरेटरी मसल हम देखेंगे, इसमें होता है स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड और पेक्टोरलिस एंड ट्रेपेजियस। इसमें तीन मसल हो गए, स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड एंड पेक्टोरलिस एंड ट्रेपेजियस, तीन मसल हो गए, ठीक। जो इंस्पायरेशन होता है वो क्या होता है कि इन्वायरमेंट से लंग्स में जो एयर आ गया उसको हम क्या बोलेंगे, इंस्पायरेशन बोलेंगे। और ये क्या होता है, एक एक्टिव प्रोसेस होता है। एक्टिव प्रोसेस इसलिए होता है क्योंकि हमें इसमें एनर्जी देने की ज़रूरत है, ठीक है। ये इजी सी बात है जो हमने आपको समझा दिया। इसमें देखेंगे प्राइमरी इंस्पायरेटरी मसल, ठीक है। अब जो डायफ्राम है वो क्या है, प्राइमरी मसल है, ठीक है। डायफ्राम, contraction of the diaphragm responsible for about 75% of air enter into lungs। जो डायफ्राम है वो इसमें क्या हो गया, मेन मसल है, और ये जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो 75% एयर जो होता है लंग्स में इंटर कर जाता है, ठीक है। द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल इट एलिवेट द रिब्स रिस्पॉन्सिबल फॉर 25% एयर इंटर टू लंग्स। और जो इसमें इंटरकोस्टल मसल है वो क्या कर रहा, एलिवेट हो रहा, और क्या कर देगा, इसमें 25% एयर लंग्स में इंटर करा देगा, ठीक है। तो ये 70 जो डायफ्राम है वो 75% करता है, और इंटरकोस्टल मसल जो है वो कितना करता है, 25% करता है, यानी कि 100% पूर्ति हो गई दो मसलों के बीच में। मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन देखेंगे हम, क्या होता है इसमें, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल ऑफ डायफ्राम। जो डायफ्राम है उसके कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या हो रहा, 75% ऑक्सीजन लंग्स में आ रहा था, ठीक है। अब इसमें देखेंगे ये कितना कॉन्ट्रैक्ट हो रहा। डिसेंट डायफ्राम 1 to 10 सेंटीमीटर, कितना डिसेंट हो रहा, 1 से 10 सेंटीमीटर के बीच में डायफ्राम जो होता है वो डिसेंट होता है। 1 सेंटीमीटर ड्यूरिंग क्विक इनहेलेशन, यानी कि जब थोड़ा सा छोटी सांस लेंगे उसमें कितना होगा, 1 सेंटीमीटर होगा, और डीप ब्रीथिंग में कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर डिसेंट होगा, यानी कि नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। जब डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है तो जो लंग्स होता है उसको, उसका एरिया बढ़ जाता है, नीचे की तरफ जाता है तो उसमें एयर भर जाता है, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम कॉजेज इनलार्जमेंट ऑफ थोरेसिक कैविटी। अभी जो मैंने बताया कि जब कॉन्ट्रैक्शन होगा इसका डायफ्राम का, तो जो थोरेसिक कैविटी है उसका स्पेस बढ़ जाएगा, स्पेस बढ़ जाएगा तो एयर इसमें आ जाएगा। सबसे पहले इसमें मेन कॉजेज होता है कि जो बाहर का इन्वायरमेंट का जो प्रेशर है और बॉडी के लंग्स का जो प्रेशर है वो दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि जो इन्वायरमेंट का प्रेशर होता है वो ज़्यादा होना चाहिए, तभी हमारा लंग्स में क्या होगा कि एयर एंट्री होगा। यानी कि 2 mm का फ़र्क होता है, इसमें 2 mmHg का फ़र्क होता है, इसलिए जो होता है कम हो जाता है लंग्स का और इन्वायरमेंट का बढ़ जाता है तो ये क्या हो जाएगा, ईजिली लंग्स में एयर एंट्री कर जाएगा, यानी कि हाई कंसंट्रेशन टू लो में फ्लो हो जाएगा एयर का, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन रिजल्ट इन निगेटिव प्रेशर इनसाइड द थोरेसिक कैविटी। जो थोरेसिक कैविटी होती है उसमें क्या हो जाता है, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और जो इन्वायरमेंट का प्रेशर होता है वो 760 mmHg होता है, और जो प्रेशर इनटू लंग्स में होता है, जो लंग्स में जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, 758 हो जाता है, जिसके कारण कि 2 mmHg का डिफरेंस हो जाता है और ऑक्सीजन लंग्स में एंट्री कर जाता है, ठीक है। ड्यू टू नेगेटिव प्रेशर इनसाइड द थोरेसिक कैविटी एयर ड्रॉ इनटू द लंग्स। नेगेटिव प्रेशर हो गया लंग्स में, थोरेसिक कैविटी में, और 2 mmHg का डिफरेंस हुआ और एयर कहाँ एंट्री कर गया, लंग्स में एंट्री कर गया, ठीक है। अब देखेंगे हम एक्सपायरेशन में देखेंगे द प्रोसेस इन विच एयर मूव आउट ऑफ द लंग्स। अब इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि जो एयर है, यानी कि बॉडी में तो ऑक्सीजन चला गया, अब वो क्या कन्वर्ट होकर निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वो कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा, उसको हम क्या बोल देंगे, एक्सपायरेशन बोल देंगे, ठीक है।
या एक्सपायरेशन बोल देंगे या एक्सेलरेशन बोल देंगे, दोनों चीज़ें सेम ही हैं, ठीक है। इट इज़ पैसिव प्रोसेस। पैसिव प्रोसेस क्यों है? क्योंकि इसमें कोई एनर्जी नहीं देना पड़ रहा, कोई हमें जोर नहीं लगाना पड़ रहा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है और मसल को रिलैक्स करना है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, तो इसमें हमें क्या हो जाता है, ये पैसिव प्रोसेस हो जाता है। और जो इंस्पायरेशन है वो कैसा है? एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस इसलिए है क्योंकि उसमें हमें क्या होना पड़ रहा, हमें एनर्जी लगाना पड़ रहा, हमें मसल को कॉन्ट्रैक्शन कराना पड़ रहा, और एक्सपायरेशन में हमें मसल को रिलैक्स करना पड़ रहा, ठीक है। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, आगे देखेंगे अगले लेक्चर में। बच्चों के लिए यूज़फुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।